नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों की उत्पादकता में सुधार के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार के मधुबनी में विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। तमिलनाडु में चक्रवात फेंजल के कारण तटीय और डेल्टा जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में ले जाया गया। और पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टू की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में जगह बनाई। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन का कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। श्री मोदी कल भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक चर्चाओं और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए हमेशा ही सम्मेलन में गहरी रुचि दिखाई है। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र सहित कई गणमान्य व्यक्ति इस महत्वपूर्ण आयोजन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा से जुड़े प्रशासकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में आतंकवाद, वामपंथ उग्रवाद, तटीवर्ती सुरक्षा, साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने सहित नए आपराधिक कानूनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के ओडिशा दौरे पर कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे थे। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए $9 करोड़ 80 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से किसानों को रोग मुक्त प्रमाणिक रोपण सामग्री प्राप्त हो सकेगी और फलों की उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में सहायता मिलेगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना पौधों को स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देती है। इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निजी नर्सरियों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों और किसानों से जुड़े संगठनों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार के मधुबनी जिले के झांझरपुर में ऋण आउटरीच कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के स्वीकृति पत्र सौंपे। श्रीमती सीतारामन ने प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और किसान क्रेडिट कार्ड योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को ऋण वितरित किए। इससे पहले उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, विशेषकर जीविका दीदी की महिला सदस्यों के साथ बातचीत की। इन महिलाओं ने हस्तशिल्प, मिट्टी से बने बर्तन, मशरूम और अन्य विभिन्न कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन श्रीमती सीतारामन मधुबनी जिले के सौरथ जाएंगी, जहां वे मिथिला चित्रकला संस्थान में कारीगरों, महिला शिल्पकारों और मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों तथा शिल्पकारों के अलावा पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से भेंट करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रोन दीदी कार्यक्रम शुरू किया है, जो लखपति दीदी बनाने में मदद करेगा और प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत का विकास महिलाओं के नेतृत्व में होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी एक और बात बोलते हैं, लखपति दीदी हर गांव में होना चाहिए। उसके लिए बैंक के द्वारा जितने भी काम करना चाहिए आप करिए। हर एसएचजी ग्रुप के लिए महिला को उनके कार्यक्रम बनाने के लिए पैसा भी देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि उत्तरी बिहार के विकास के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2024-25 में इस क्षेत्र के लिए बाढ़ शमन और मौद्रिक आवंटन के लिए केंद्र के कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस बार बजट में बिहार के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम दिए हैं, जैसे विष्णुपद गया के लिए कॉरिडोर, बोध गया के लिए कॉरिडोर और उत्तर बिहार के लिए ध्यान दिए हैं। इन सब के अलावे रेलवे स्टेशन हो या कुछ ग्राम सड़क योजना हो, इन सब का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विकसित भारत अब सपना नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और राष्ट्र अपने संकल्प से इसे हासिल करेगा। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत 2047 नए भारत 3.0 का विजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और आधारभूत संरचना, डिजिटल बुनियादी ढांचे तथा डिजिटल पहुंच को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, विश्व बैंक और विश्व आर्थिक मंच द्वारा सराहा जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईएमएफ के अनुसार निवेश और अवसर के लिए भारत पसंदीदा गंतव्य स्थल है। श्री धनखड़ ने कहा कि तंत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेही तय हुई है और 50 करोड़ से अधिक लोगों को कम समय में बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को संसाधनों के एक संरक्षण की तरह काम करना चाहिए और संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। लोग समझते हैं कि हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत है। गलत। आर्थिक ताकत आपको अधिकार नहीं देती कि संसाधनों को चाहे जैसे उपयोग करें। और दूसरी बात, स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर ड्रेन्ड आउट। मुद्रा भंडार के अंदर क्षति होती है, लोगों के हाथ से काम छीना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप ब्लॉसम नहीं होता है। यह आम आदमी का कर्तव्य है कि मैं उपयोग करूंगा तो स्वदेशी। प्रधानमंत्री जी ने अपना मंतव्य दे दिया है, बी वोकल फॉर लोकल। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान संसद में व्यवधानों पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं को साकार करने और बहस, संवाद, चर्चा तथा विचार विमर्श का स्थान है। सरकार ने कहा है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 7 करोड़ 43 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों को 12 जीवन घातक बीमारियों की रोकथाम के टीके दिए जाते हैं। लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ये जानकारी दी। सुश्री पटेल ने यह भी बताया कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मोबाइल ऐप यू विन ने टीकाकरण सेवाओं की पहुंच और जागरूकता में सुधार किया है। यू विन में टीकाकरण सेवाओं की पहुंच कभी भी, कहीं भी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा और क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने कहा है कि 25 नवंबर तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कल ये जानकारी दी। श्री जाधव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बिना किसी सामाजिक आर्थिक भेदभाव के 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कुल 29,870 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें से 13,173 निजी अस्पताल हैं। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में ये भी जानकारी दी कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पंजाब में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देकर विभिन्न गतिविधियों में सहयोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय ने राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पंजाब को लगभग 19 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के करीब एक हफ्ते बाद भी महाराष्ट्र में सरकार के फैसले को लेकर अटकलें जारी हैं। महायुति गठबंधन के नेता मुंबई और दिल्ली में कई बैठकें कर रहे हैं। हालांकि अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय नहीं हुआ है। भाजपा और शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह
5 दिसंबर को आजाद मैदान में होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से जबरन वसूली का धंधा चला रहे हैं। नई दिल्ली में आज पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी गुंडों और बदमाशों की पार्टी बन गई है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप के रूप में सबूत भी पेश किए। श्री भाटिया ने कहा कि आप विधायक बिल्डरों से पैसे वसूलने के लिए गैंगस्टरों के साथ काम कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की जानी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल सोशल मीडिया हैंडल @AI News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से चक्रवात फेंजल कल आधी रात से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चक्रवात के आज रात पुडुचेरी पहुंचने की अनुमान है। वर्तमान स्थिति के कारण तटवर्ती क्षेत्रों और डेल्टा हिस्सों में रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात के तौर पर शिविरों में भेजा गया है और उन्हें भोजन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाकों में लगातार वर्षा के कारण पुंडी, चोलावरम, पूझल, वीरनम और थेरवोय कंडीगई में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। तेज हवाओं और रनवे पर पानी जमा होने के कारण हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चक्रवात के मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज स्थिति का जायजा लिया। चेन्नई स्थित चक्रवात नियंत्रण केंद्र का दौरा करने के बाद संवाददाताओं को मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने आवश्यक कार्रवाई के लिए तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, रानीपेट और अन्य जिलों के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। इस बीच चक्रवात फेंजल के पुडुचेरी तट के निकट आने से पहले हल्की वर्षा हो रही है और समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। राज्य में अधिकारी पूरी तरह सतर्क हैं। सभी विभागों से पूरी तरह चौकस रहने को कहा गया है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री N. रंगास्वामी, विधानसभा अध्यक्ष R. सेल्वम और जिला कलेक्टर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तटवर्ती और वर्षा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावित लोगों को अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है और सामुदायिक रसोई भी खोली गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 रहा। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान सुबह और रात में धुंध छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। भारत ने बांग्लादेश से आग्रह किया है कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर खतरों और लक्षित हमलों के मामलों को लगातार दृढ़ता से उठाया है। सूडान के गेजिरा राज्य में कल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF द्वारा गांवों पर किए गए हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में सूडान में सशस्त्र सैन्य बलों और RSF के बीच संघर्ष चल रहा है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अंतिम 4 के मुकाबले में उन्नति हुड्डा को पराजित किया। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के शोगो ओगावा से होगा। प्रियांशु राजावत के सामने सिंगापुर के जुया हैंग जेशनतेई की चुनौती रहेगी। दुबई में अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए में आज पाकिस्तान ने भारत को 282 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 281 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों की उत्पादकता में सुधार के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बिहार के मधुबनी में विभिन्न विकास योजनाओं के लाभार्थियों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए। तमिलनाडु में चक्रवात फेंजल के कारण तटीय और डेल्टा जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में भी ले जाया गया।
और पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।